नमस्कार दोस्तों। आज 18 अक्टूबर है और आज के दिन हम क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें, इस पे चर्चा करने के लिए हम हाजिर हैं। और आज बहुत सारी न्यूज़ तो नहीं है, पर बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ ज़रूर है। कुछ चीज़ें हैं फ्रंट पेज पे जिन्हें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपको क्यों नहीं पढ़ना चाहिए इस पे भी बात कर देता हूँ। हमें क्या मतलब नहीं है बहुत चीज़ों से, ये भी ध्यान रखना है आपको कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखने में आकर्षक तो जरूर लगती हैं, पर हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे केरला गवर्नमेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल पोल, इस तरीके की चीज़ें कोई मतलब नहीं रखती हैं, कोई मायने नहीं रखता है। CAA कैन अप्लाई टू हिंदू तमिल्स, अभी यहाँ पे एक नया मामला आया है। तो ये आप देख सकते हैं कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो अप्लाई कर सकते थे, वो आपने देखा होगा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हिंदू हैं वो कर सकते थे। पर यहाँ पे एक चीज़ जोड़ी गई है, हिंदू तमिल। हिंदू तमिल का मतलब श्रीलंका में जो रह रहे हैं हिंदू, उनके बारे में बात की गई है ना। अब वहाँ पे भी वो अल्पसंख्यक हैं और उन पर अत्याचार किया जा रहा है, तो उनके लिए भी ये मामला किया गया है। इसे थोड़ा सा देख सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है ये, है ना। अभी यहाँ पे एक जो हमारे पास इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो सीधे एडिटोरियल पेज के बाद आता है, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो है स्ट्रेंथनिंग डॉलर श्रिंक्स फॉरेन रिजर्व अक्रॉस नेशंस, है ना। जो डॉलर फॉरेन रिजर्व है वो पूरे विश्व में सभी देशों का लगभग गिरा है, और लगभग सभी देशों की जो मुद्राएं हैं उनमें कमी आई है या उनमें गिरावट दर्ज की गई है। इसी पे बात की गई है। फिर से मैं एक कहावत कह रहा हूँ जो कि बहुत प्रचलित है अर्थव्यवस्था में, कि यदि अमेरिका का सेंट्रल बैंक, जिसे फेडरल रिजर्व कहते हैं, वो छींकता भी है तो पूरे विश्व को सर्दी जुकाम लग जाता है। और इसी पे 75 बेसिस पॉइंट उसने बढ़ाए थे अपने रेट, जिससे डॉलर मजबूत हुआ। इसके कारण से कई देशों के जो मुद्राएं हैं वो गिर गई हैं, है ना। उनमें भारत भी शामिल है। और इसी पे एक आंकड़ा दिया गया है। आंकड़ा दिया गया है क्या, कि कितना गिरा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जापानीज येन जो है वो 24 साल के सबसे निचले स्तर पे पहुंच चुका है। स्वीडिश क्रोना जो है वो ऑल टाइम लो है। तो यहाँ पे ऑल टाइम लो में जाने पोलैंड का, स्वीडन का और यूके का, साथ ही साथ फिलीपींस का और भारत का। लेकिन यदि हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो प्रतिशत में सबसे कम गिरने वाले देशों में भारत शामिल है, जो बड़े देश हैं, ऐसे तो खैर कोई भी है। और कई ऐसे हैं जो कि 14 ईयर लो। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि चाइनीज युआन जो है 14 साल में सबसे नीचे है। तो इसका मतलब है कि 14 साल पहले भी वो नीचे था। कब? 2008 में, है ना। पर भारत के जो रुपया है वो अभी तक इतना कभी नहीं गिरा है जितना इस बार गिरा है ना। जैसे यहाँ पे एक आंकड़ा दिया गया है, आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब आपको मैं दिखा देता हूँ, जो फॉरेक्स रिजर्व है उसकी बात कर रहा हूँ कि कितना गिरा है। 2008 में भी हमारा जो है, यहाँ पे देखिए कि इन द लास्ट 9 मंथ इंडियाज रिजर्व स्टॉक पाइल फेल बाय 97 बिलियन डॉलर। दिस इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द ड्रॉडाउन ऑफ रिजर्व ड्यूरिंग द 2018 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उस समय हमारा 37.3 बिलियन डॉलर गिरा था, और अभी जो है 97 बिलियन डॉलर तक गिर गया है फॉरेक्स रिजर्व। और उस 2013 में हमारा 16.6 बिलियन डॉलर गिरा था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा जो मतलब फॉरेक्स रिजर्व है वो काफ़ी बढ़ा भी है और उसके हिसाब से गिरा भी है। यहाँ पे दूसरा एक चार्ट है, दूसरे चार्ट पे चलते हैं, जिसपे ये दिखाया गया है कि किसके पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है और कितना बदलाव आया है ना। जैसे यदि हम गिरने की बात करें तो चीन का 174.5 बिलियन डॉलर गिर गया है।
जो कि उसके 5.1% के बराबर है। लेकिन उसका फॉरेक्स रिजर्व देखो कि कितना है, तो 3223.8। ये काफ़ी बड़ा है, मतलब भारत से 6 गुना के करीब लगभग, है ना, 6 गुना के करीब करीब में है, तो ये काफ़ी बड़ा है। उसी प्रकार से जापान का 147, स्विट्जरलैंड का 143, सिंगापुर का 129। हाँ, ये बहुत डिक्लाइन हुआ है, बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ है कि 30.8% का गिरा है ना, लगभग भारत का डबल, है ना। और मतलब प्रतिशत के रूप में ऐसे तो 1.5 गुना के करीब ये गिरा है ना। तो खतरनाक रूप से गिरने वालों में चेक रिपब्लिक, यूके, इंडिया और सिंगापुर, ये दो मतलब 4 जो हैं बहुत ज़्यादा गिरे हैं। 20% से ऊपर में सिंगापुर और चेक रिपब्लिक का है, और 15% से ऊपर में इंडिया और यूके दोनों गिरे हुए हैं। इसी पे बात की गई है। और इसके बाद जो एक आंकड़ा है कि चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व की बात की गई है, उसी के बैलेंस ऑफ पेमेंट और चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व की बात की गई है। तो इंडिया का जो मामला है वो यहाँ पे देखा गया है ना। फिनेंशियल ईयर 2015 में जो है हमारा था, फॉरेक्स रिजर्व में कितना चेंज हुआ, कितना ऊपर चढ़ा, कितना नीचे गिरा, इसी के बारे में बात की गई है। ठीक है, और इसी को इन आंकड़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है हिंदी इम्पोजिशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। हिंदी इम्पोजिशन, जैसे आपने अभी सुना होगा कि एमबीबीएस जो है, एमबीबीएस के लिए मध्य प्रदेश में एक हिंदी में माध्यम से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हो गई। तो यहाँ पे कई लोग जो हैं, द रिपोर्टेड रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज टू यूज हिंदी एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट एंड रीजनल लैंग्वेज इन अदर स्टेट। जैसे आईआईटी, आईआईएम जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो संस्थाएं हैं, उनमें कहा गया कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें हिंदी में मेन मुख्य भाषा को रखा जाए, है ना। तो इसी पे काफ़ी विरोध भी हुआ है और काफ़ी विवाद भी हुआ है कि सेंटर जो है वो थोपना चाहती है एक तरीके से। पर दोस्तों एक चीज़ है कि यदि हम सही से हिंदी का प्रयोग करें या सही से हिंदी को इम्पोज करें या सही से हिंदी में, तो जो हमारी हीन भावना है ना, हिंदी को लेके जो हीन भावना है वो धीरे धीरे हटेगी, है ना। मैं इस बात के लिए सपोर्ट करता हूँ कि हिंदी, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदी की ही बात करें। जिस लैंग्वेज में, जहाँ पे अधिकांश जो जनता है वो उस लैंग्वेज में बात करती है, उस लैंग्वेज में बहुत कंफर्ट है, बहुत कंफर्टेबल है, ये बहुत ही आरामदायक है उसके लिए, तो उसी भाषा में उसे पढ़ाया जाना चाहिए। उस भाषा में हो सकता है हिंदी या अंग्रेजी के शब्दों को शामिल कर लिया जाए या बहुत हद तक अपना लिया जाए। जैसे अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है दुनिया की जिसने सबसे ज़्यादा शब्द विश्व के सभी भाषाओं से उठाए हैं। ये ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो समावेश करने में बिल्कुल नहीं हिचकती। इसी प्रकार से हमें हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं को भी बनाना पड़ेगा। जैसे तमिल के बारे में कहा जाता है वो एक रूढ़ भाषा है या एक रिजिड भाषा है, वो दूसरे शब्दों को शामिल करना ही नहीं चाहती, वो अपने में ही बदलाव करके शब्दों का निर्माण करना चाहती है। पर दूसरे, जैसे एकमात्र शास्त्रीय भाषा उसके कहा जाता है, जो आरंभिक तमिल से लेके अभी तक के तमिल में बहुत अंतर नहीं कर पाएंगे हम लोग, या बहुत बदलाव नहीं हुए हैं, है ना। इसके बारे में तो हिंदी को किस प्रकार से या क्या चीज़ें की जानी चाहिए, किस तरीके से की जानी चाहिए, इसी के बात की गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा, इसी के पूरा का पूरा मामला इसी पे है, तो आप इसे पढ़ें। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है अबाउट 41.5 करोड़ इंडियंस आउट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सिंस 2005-2006, है ना। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से जो है भारत के जो लोग हैं वो निकले हैं 2005-06 से लेके अभी तक, है ना। अबाउट 41.5 करोड़, 41.5 करोड़ इंडियंस, है ना।
तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकले। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का अर्थ क्या होता है? देखो, पॉवर्टी का अर्थ कई तरीके से ले सकते हैं। एक तो हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है एकदम निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी का मतलब है किसी भी चीज़ में हम सक्षम नहीं है, ना खाने के लिए सक्षम है, ना कपड़े पहनने के लिए हमारे पास है, ना रहने के लिए स्थान है, मतलब कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो इसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी कह सकते हैं। लेकिन यदि हम मल्टी डायमेंशनल, या उसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी कह सकते हैं, हर तरीके से जब गरीबी हो तो उसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कह सकते हैं। जैसे इस जो अम्मा है उनको दिखाया गया है, तो ना इनके ऊपर छत है, ना इनके पास बर्तन है, या ना इनके पास जो ऊर्जा का साधन है वो है, ना इनके पास भोजन की पर्याप्त व्यवस्था या पर्याप्त मात्रा है। तो इस प्रकार के जो पॉवर्टी है, इनको एब्सोल्यूट पॉवर्टी या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के नाम से भी हम जान सकते हैं। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया गया है। किसके किस किया गया है? तो रिपोर्टेड प्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई के द्वारा जारी किया गया है। इसके द्वारा बताया गया है कि जो भारत है वो 2005-06 से लेकर 2019-21 तक लगभग 41-41.5 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाल चुका है ना। इसी में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन ये आंकड़े भी बताते हैं कि ये जो 41.5 करोड़ लोग हैं, ये और इसके लिए जो आंकड़े लिए गए हैं वो कोविड के पहले के टाइम के हैं। इसके बाद अभी कुछ नहीं किया गया है। तो इसी पे आप थोड़ा सा पढ़िए और थोड़ा सा समझिए, है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पीएम मोदी इनग्रेट वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। अब यहाँ पे थोड़ी सी चिंता हो रही है मुझे। थोड़ी सी चिंता इसलिए हो रही है कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे इनग्रेटेड 600 किसान समृद्धि केंद्र वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम एंड सेड दिस स्टेप वे आर बीइंग टेकन मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे वन नेशन और वन फर्टिलाइजर सुनने में तो अच्छा लग रहा है। क्या भारतीय विविधता के लिए या भारत में जितनी कृषि विविधता है उसके लिए वन फर्टिलाइजर स्कीम सही हो सकता है? ये तो खैर साइंस की बात है, लेकिन जो हमारा कॉमन नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि यह स्कीम इस तरीके की बातें होनी चाहिए। खैर, इसको आपको देखना है और आपको ये ध्यान रखना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड ठीक है, वन नेशन वन आधार कार्ड ठीक है, लेकिन वन नेशन वन फर्टिलाइजर का जहाँ मामला आएगा वहाँ पे हमें ध्यान देना है कि भारत में मिट्टी की विविधता है ना, उसके बाद जो मिट्टियों के प्रकार हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है और हर एक मिट्टी की मांग डिमांड अलग अलग है। तो इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, हो सकता है कुछ और भी ऐड किया गया हो, तो उसे आप पढ़ें, है ना। और यदि ये ऐसा नहीं किया गया है तो ये फिर विवाद का विषय बनेगा और शायद हमारे कृषि के लिए बहुत लाभदायक नहीं होगा, है ना। इसके बाद जो है गवर्नमेंट टू इशू बिड फॉर पीएलआई सेकेंड टू सोशल सेक्टर विद इन ए वीक, है ना। पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, है ना। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पे काम करना चाहे या उसके लिए मतलब कोई नया कुछ लगाना चाहे तो उसके लिए पीएलआई स्कीम लाई जा रही है। और उसमें क्या किया जाएगा कि गवर्नमेंट जो है उसको मतलब जल्दी से लाई जाएगी और सोलर सेक्टर में इसको मतलब 19,500 करोड़ का प्रोडक्शन इंसेंटिव दिया जाएगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि नई कंपनियां इसके लिए उत्साहित होती हैं। क्या होता है कि बहुत सारे पैसे सरकार आपको दे रही है इसके लगाने के लिए या इसके इसको चलाने के लिए। तो इससे क्या होता है कि कंपनियां जो हैं वो उत्साहित होती हैं, इसमें टैक्स कम लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिल जाती हैं। तो इससे कंपनियां उत्साहित होती हैं और अपना जो सेटअप है वो लगाती हैं, ठीक है। तो सोलर सेक्टर में ये दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, 19,500 करोड़। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं कल क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।